हवेली के विशाल और शानदार स्टडी रूम में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी राधिका की तेज और ऊंची आवाज ने उस शांति को चकनाचूर कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थीं और वह घमंड भरे लहजे में ठाकुर साहब से कह रही थी, पापा, मैंने कहा सभी नौकरों को बुलाइए, मेरी चेन इन्हीं में से किसी के पास होगी। ठाकुर साहब, जो अपनी बेटी की हर बात प्यार से सुनने के आदी थे, नर्म स्वर में बोले, मेरी लाडो, इस तरह किसी पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। अगर खो गई है तो आराम से ढूंढ लेते हैं। उनकी आवाज में एक बाप का स्नेह झलक रहा था। लेकिन राधिका इस वक्त अपनी बात मनवाने पर अड़ी हुई थी। वह अपनी जगह से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। राधिका, जिसने इस वक्त महंगे कपड़े पहने हुए थे और जिसके बाल बड़ी खूबसूरती से बंधे हुए थे, अपनी खूबसूरत ब्राउन आंखों से कमरे में मौजूद हर चीज को देख रही थी। उसके हाव भाव उसकी घमंड भरी नेचर को साफ दिखा रहे थे। उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, मैंने कह दिया ना पापा, सबको बुलाइए, मैं खुद तलाशी लूंगी। ठाकुर साहब को मजबूरी में नौकरों को बुलाना पड़ा। थोड़ी ही देर में सभी नौकर लाइन में खड़े हो गए। सभी के चेहरे डर से झुके हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी आंखें झुकाने के बजाय राधिका को गुस्से से घूरा। अमित, जो हवेली का सबसे काबिल और भरोसेमंद नौकर था, अपने मजबूत शरीर और आत्मसम्मान भरे अंदाज की वजह से सबसे अलग नजर आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अंदरूनी बेबसी दोनों झलक रही थीं। लेकिन वह जानता था कि राधिका का सामना करना आसान नहीं होगा। राधिका ने तलाशी शुरू कर दी। वह हर नौकर से कठोर शब्दों में बात करती और बिना झिझक उन्हें अपमानित करती जा रही थी। उसके शब्द तीखे थे और उसका अंदाज घमंडी। ठाकुर साहब बेबसी से यह सब देख रहे थे, लेकिन अपनी लाडली बेटी को कुछ कहने से बच रहे थे। जब राधिका एक नौकरानी की तलाशी ले रही थी, अमित ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, मुझे माफ कर दें साहब, लेकिन मैं अपनी तलाशी किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। उसकी आवाज दृढ़ और लहजा चुभता हुआ था। ठाकुर साहब चौंक गए, जबकि राधिका ने तुरंत अमित की ओर रुख किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अपनी औकात में रहो, 2 कौड़ी के नौकर। अमित के चेहरे पर बर्दाश्त की लकीरें गहरी हो गईं, लेकिन वह चुप रहा। राधिका का रवैया और भी सख्त हो गया। वह अमित को एक पल के लिए भी अपने सामने डटा देखना नहीं चाहती थी। माहौल में तनाव बढ़ रहा था कि अचानक एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और राधिका के सामने चेन रखती हुई बोली, मैडम जी, ये चेन वॉशरूम में मिली है। मैं सफाई कर रही थी तो ये नजर आई। तुरंत माहौल बदल गया। सभी नौकरों ने सुकून की सांस ली, जबकि राधिका ने गुस्से में चेन को हाथ में लेकर अमित की तरफ देखा। उसकी नजरें अब भी नाराजगी जता रही थीं, लेकिन अमित अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। उसके चेहरे पर ऐसी कठोरता थी जो उसकी अना को साफ जाहिर कर रही थी। ठाकुर साहब ने तुरंत सभी को जाने का इशारा कर दिया। नौकर जल्दी से वहां से निकल गए, लेकिन अमित और राधिका की नजरें एक दूसरे से टकराती रहीं। राधिका के होठों पर नफरत भरी मुस्कान थी और अमित की आंखों में गुस्से की गहराई। राधिका आखिरी बार अमित को घूर कर वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल में बस यही विचार गूंज रहा था कि अमित ने उसके आदेश की अवहेलना की है। दूसरी तरफ अमित उसके घमंडी अंदाज से बेहद नाखुश था, लेकिन अपनी बेबसी के साथ खड़ा रहने पर मजबूर था। सुबह का सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन हवेली के बड़े से पोर्च में खड़ी राधिका के चेहरे पर गुस्से की परछाई साफ नजर आ रही थी। वह हमेशा अपने खास ड्राइवर शंकर के साथ ही यूनिवर्सिटी जाती थी, लेकिन आज उसने जिद ठान ली थी। अमित की पिछली रात की बातों ने उसके अहंकार को झकझोर दिया था और वह दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि इस नौकर को अपने सामने झुकाए बिना चैन से नहीं बैठेगी। अमित को बुलाओ, राधिका गुस्से में चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि पोर्च में खंभे भी कांप उठे। मुझे वही यूनिवर्सिटी लेकर जाएगा। पापा, उसे नखरे करने के पैसे नहीं मिलते। बुलाओ उसे फौरन। क्वार्टर के अंदर अमित अपनी जैकेट पहन रहा था। राधिका की गूंजती हुई आवाज उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने झुंझलाकर बाहर की ओर देखा और मन ही मन एक गहरी सांस छोड़ दी। कई बार उसका दिल करता था कि वह इस घमंडी लड़की के घमंड को चकनाचूर कर दे, लेकिन वह जानता था कि इस हवेली में उसकी हैसियत एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बेबसी पर काबू पाते हुए
उसने अपने होठों पर चुप्पी का ताला लगा लिया और बाहर निकल आया। पोर्च में खड़ी राधिका ने उसे आते देखा तो सीने पर हाथ बांधकर घमंडी अंदाज में बोली, आराम कर लिया? अब मुझे यूनिवर्सिटी लेकर चलो। तुम जैसे नौकरों का दिमाग ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अमित ने उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब देने की बजाय गहरी सांस लेते हुए अपने गुस्से पर काबू रखा और कार की ओर बढ़ गया। वह जानता था कि उसकी यह चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है। स्टीयरिंग थामते ही उसने कार का दरवाजा बंद किया। राधिका की गुस्से से चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी, फौरन बाहर आओ और मेरे लिए कार का दरवाजा खोलो। किस बात के लिए हम तुम्हें पैसे देते हैं? अमित का दिल चाहा कि उसी वक्त वहां से चला जाए और अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन वह जानता था कि जिस मकसद से वह यहां आया है वह पूरा किए बिना यह जगह छोड़ नहीं सकता। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और एक ओर खड़ा हो गया। राधिका ने तिरस्कार भरी नजर उससे मिलाई और बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। अमित ने अपनी सहनशक्ति की परीक्षा लेते हुए कार का दरवाजा बंद कर दिया और स्टीयरिंग थामकर शहर की ओर रवाना हो गया। कार में खामोशी का घना पर्दा था। अमित ठाकुर एक खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। वह कहीं से भी नौकर नहीं लगता था। उसके हर अंदाज में एक रोब झलकता था और यही रोब, यही अंदाज राधिका को गुस्सा दिलाता था। उसे तो अपने सारे नौकर अपने सामने सर झुकाए पसंद थे। कोई उससे नजर उठाकर बात करे, ये राधिका को अच्छा नहीं लगता था। वह इस मगरूर नौकर का घमंड तोड़ना चाहती थी। राधिका ने लंबी चुप्पी के बाद तंज भरे लहजे में कहा, तुम लोग हमेशा खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हो, है ना? थोड़ा अच्छा खा लिया और पहन लिया तो अपने मालिक को ही आंख दिखाने लगते हो। अमित ने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हम मालिक और नौकर का फर्क अच्छे से जानते हैं मैडम जी, लेकिन कभी कभी कुछ मालिक यह भूल जाते हैं कि नौकर भी इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। राधिका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए अमित। यह हवेली तुम्हारी औकात से बहुत बड़ी है और मैं भी। अमित ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, औकात का हिसाब लगाने के लिए घमंड से ऊंची गर्दन नहीं, बल्कि दिल की गहराई चाहिए, और जो हर किसी के पास नहीं होती। राधिका के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। बस अपनी जुबान बंद रखो। तुम जैसे लोग मेरे सामने बात करने के लायक भी नहीं। अमित ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा और फिर स्टीयरिंग पर नजरें जमा लीं। आप सही कहती हैं मैडम जी, कुछ लोग बात करने के काबिल नहीं होते और कुछ सुनने के। ये सुनते ही राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चीखकर बोली, तुम्हें मेरी बातों का जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तुम्हारी औकात याद नहीं? अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, औकात याद है मैडम जी, मगर कभी कभी कुछ लोग अपनी औकात जताने में अपनी हद से गुजर जाते हैं। तब दूसरों को उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि इज्जत हर इंसान का हक है। राधिका ने गुस्से में कार की सीट पर मुक्का मारा। तुम्हें इस हवेली से निकालकर बाहर कर दूंगी। तुम जैसे लोग मेरे पापा की नरमी का गलत फायदा उठाते हैं। अमित ने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए चुप्पी साध ली और कार यूनिवर्सिटी के करीब लाकर रोकी। दरवाजा खोलते हुए उसने झुककर कहा, आपका सफर खत्म हुआ मैडम जी। राधिका ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कार से उतरते हुए बोली, ये आखिरी बार था जब तुमने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा। अब तुम्हें हवेली में ज्यादा दिन नहीं मिलेंगे अमित। अमित ने बिना कुछ कहे उसकी बात सुनी और अपनी जगह खड़ा रहा। जब तक वह यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं चली गई, उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में कहा, कुछ लड़ाइयां खामोशी से लड़नी पड़ती हैं अमित, और यह लड़ाई भी उनमें से एक है। फिर उसने कार हवेली की तरफ मोड़ दी। यूनिवर्सिटी की कैंटीन हमेशा की तरह भरी हुई थी। हर तरफ हंसी मजाक और बातचीत का शोर था, मगर कैंटीन के कोने में बैठी राधिका की नजरें जैसे शोले बरसा रही थीं। उसके आसपास उसके दोस्तों का एक समूह मौजूद था जो उसकी बातें सुनने में मग्न था। राधिका में एक ऐसी कशिश थी जो हर किसी को उसके करीब रहने पर मजबूर कर देती, मगर उस पल उसके चेहरे पर छाए गुस्से ने सबको परेशान कर दिया। राधिका ने चाय का कप मेज पर जोर से रखा और घमंड भरे अंदाज में बोली, उस अमित की इतनी हिम्मत! मेरे सामने जबान चलाई, मुझे जवाब देने की जुर्रत की। उसकी आवाज में गुस्से और हिकारत की तीव्रता साफ झलक रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई नौकर मुझसे इस तरह बात करेगा। उसकी सबसे करीबी दोस्त श्रुति ने हल्की सी हंसी के साथ कहा,
तो फिर क्या सोचा है राधिका? तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम कुछ बड़ा करने वाली हो। चुप्पी? मैं अमित की जिंदगी उसके लिए नर्क बना दूंगी। उसने सोच भी कैसे लिया कि वह मुझे जवाब देगा? उसके शब्दों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम कहो तो हम भी उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करें। वैसे भी हवेली के नौकरों को उनकी औकात याद दिलाते रहना जरूरी होता है। राधिका ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। औकात? मैं उसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी कि वह अपनी औकात का मतलब भी भूल जाएगा। उसे बदनाम करना होगा, इतना कि वह खुद अपनी नजरों में गिर जाए। श्रुति ने हैरानी से कहा। लेकिन कैसे? हवेली के नौकरों को इतनी आसानी से कुछ कहा नहीं जा सकता, खासकर अमित जैसा इंसान। वह तो काफी मजबूत और सीरियस लगता है। राधिका ने चाय की एक हल्की चुस्की ली और एक पल के लिए सोचते हुए गंभीर लहजे में बोली। वह खुद को बहुत कुछ समझता है, लेकिन मैं उसे सबके सामने बेनकाब करके रहूंगी। पहले उसके चरित्र पर सवाल उठाऊंगी, फिर उसके काम पर, और आखिर में मैं पापा को मजबूर कर दूंगी कि वह उसे हवेली से निकाल दें। प्राची ने उत्साहित होकर कहा। यह तो जबरदस्त प्लान है, लेकिन तुम्हें यह सब करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। राधिका ने प्राची की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। जल्दबाजी नहीं, ये सब बहुत सोच समझ कर होगा, लेकिन नतीजा सिर्फ एक होगा, अमित की बर्बादी। जब तक वह हवेली से ना निकल जाए, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और हाँ, ये बात कभी मत भूलना कि मैं जो सोच लेती हूं वह करके दिखाती हूं। सभी दोस्तों ने उसकी बात पर हंसी से ठाका लगाया, लेकिन राधिका के चेहरे पर हंसी का कोई नामो निशान नहीं था। शाम के 5 बजे का समय था। हवेली की गलियारे में हल्की सी हलचल थी। राधिका थकी हुई यूनिवर्सिटी से वापस आई तो लाउंज में बैठे मेहमानों की कतार देखकर उसके माथे पर नाखुशी की लकीरें उभर आईं। वह हमेशा से ऐसी महफिलों को गैर जरूरी समझती थी और इस वक्त भी बिना किसी ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। राधिका बेटा, जरा रुको। ठाकुर साहब की गहरी आवाज ने उसे रोक दिया। वह पलटी तो अपने पापा को मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर नरमी और खुशी का भाव था। राधिका के कदम रुक गए। वह धीरे धीरे चलते हुए अपने पापा के पास आई। ठाकुर साहब ने उसके माथे पर प्यार भरा किस किया और अपने पास खड़ा करके मेहमानों से परिचय कराते हुए बोले, ये है मेरी बेटी, मेरी शहजादी राधिका। फिर राधिका की तरफ देखकर बोले, बेटा, ये चौधरी रोहित जी हैं, दूसरे गांव से आए हैं। इनके पापा चौधरी मनोज मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और यह इनकी बीवी पूजा जी, और ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। ये सुनकर राधिका के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया। उसकी नजरें सामने बैठे आकाश पर टिक गईं, जो जीन्स टी शर्ट पहने हुए था। देखने में अच्छा खासा था, लेकिन उसका आम सा स्टाइल राधिका को प्रभावित न कर सका। राधिका ने खुद को संभालते हुए एक बनावटी मुस्कान सजाई और मेहमानों के करीब आकर औपचारिक अंदाज में हेलो किया। कुछ देर तक वह मेहमानों के साथ बैठकर बेमन से बातें करती रही, मगर जल्दी ही उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। अचानक उसने अपने पापा की ओर देखा और साफ लहजे में बोली, पापा, मुझे इन सब फिजूल बातों का हिस्सा नहीं बनना। मैं बहुत थकी हुई हूं और आराम करना चाहती हूं। ये सुनकर मेहमानों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। ठाकुर साहब के चेहरे पर साफ साफ बेचैनी दिखने लगी। उनकी नजरें अनायास चौधरी रोहित की ओर गईं, जो हल्की सी मुस्कान के साथ बैठे थे, मगर उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उनकी पत्नी ने नाराजगी भरी नजरों से राधिका को देखा और आकाश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। राधिका, ठाकुर साहब ने सख्त लहजे में कहा और अपनी बेटी को आंखों के इशारे से चुप रहने को कहा, मगर राधिका को इन बातों की परवाह कहाँ थी। उसने अपने पापा के इशारे को नजरअंदाज किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। लॉबी में मौजूद सभी लोग उसकी बेपरवाही पर हैरान हुए। अमित, जो किचन की तरफ जा रहा था, उसने यह दृश्य देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। लॉबी में मौजूद मेहमानों ने अपनी नाराजगी छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर माहौल में फैला बोझिलपन हर किसी को महसूस हो रहा था। शाम को खाने की मेज पर ठाकुर साहब राधिका का इंतजार कर रहे थे, मगर वह नहीं आई। आखिरकार थक कर वह खुद ही उसके कमरे की ओर चल दिए। दरवाजे पर हल्की दस्तक देने के बाद वह अंदर गए तो देखा राधिका बिस्तर पर लेटी हुई मोबाइल में बिजी थी। ठाकुर साहब ने अपनी मौजूदगी जताने के लिए खांसा, जिस पर राधिका ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और मोबाइल रखकर सीधी बैठ गई। पापा, आप यहां?
उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। ठाकुर साहब धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास आए और बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, हम काफी देर से नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं आई। हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। राधिका ध्यान से सुनने लगी। ठाकुर साहब ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। देखो बेटा, आज जो लोग तुम्हारे लिए आए थे बहुत इज्जतदार और अच्छे लोग हैं। हमने उन्हें बहुत करीब से देखा है और अभी वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि राधिका ने तुरंत उनकी बात काट दी। पापा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए वो लोग। मुझे तो उनका अंदाज ही पसंद नहीं आया। न कपड़ों का सलीका, न बात करने का ढंग, और वह औरत, ऐसा लग रहा था जैसे गहनों की पूरी दुकान पहनकर आई हो। और वह आकाश चौधरी, वह तो और भी अजीब था। पापा, अगर कोई रिश्ता लेकर आ रहा हो तो कम से कम पैंट शर्ट ही पहन ले। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं, और खासकर गांव में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। राधिका की बातें अभी पूरी नहीं हुई थीं कि ठाकुर साहब ने नरमी से कहा, अच्छी बेटियां माँ बाप के जोड़े गए रिश्तों पर ऐतराज नहीं करतीं। राधिका, तुम जानती हो, हमने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें अपनी शहजादी माना है। मगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहां माँ बाप का हक होता है, और ये रिश्ता हमने तय कर दिया है। हमने तय किया है कि शुक्रवार को दिन और तारीख पक्की कर दी जाएगी। राधिका की आंखों में गुस्से की चमक साफ नजर आई। वह तेजी से बोली, पापा, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मेरी पढ़ाई, मेरा करियर, ये सब कहाँ जाएगा? मैं अभी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। ठाकुर साहब ने उसे टोकते हुए कहा, करियर, पढ़ाई, ये सब बाद में भी हो सकता है। अभी तुम्हारी उम्र है शादी की, और चौधरी आकाश एक बेहतरीन इंसान है। तुम्हें समझना चाहिए, यह हमारे लिए इज्जत का मामला है। आज तुम्हारी वजह से हमें मेहमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वे लोग क्या सोचेंगे? राधिका ने नाखुशी से सिर झटका। पापा, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैंने कह दिया ना, मैं यह शादी नहीं करूंगी। खास तौर पर गांव के किसी व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। ठाकुर साहब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सख्ती और मायूसी के भाव थे। उन्होंने गहरी नजर राधिका पर डाली और ठंडे लहजे में बोले, हमने फैसला कर लिया है, और ये फैसला बदलेगा नहीं। इस शुक्रवार को दिन और तारीख तय हो जाएगी, और जल्दी ही तुम्हारा विवाह चौधरी आकाश से कर दिया जाएगा, और यह हमारा आखिरी फैसला है। अपना फैसला सुनाकर वह कमरे से चले गए, जबकि राधिका गुस्से और बेबसी से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके दिमाग में बगावत की एक चिंगारी भड़की। काफी देर तक कमरे में बैठकर राधिका ने अपनी भावनाओं को काबू में करने की कोशिश की। काफी देर अपने गुस्से को काबू करने के बाद वह गार्डन की तरफ बढ़ गई। उसने सोचा कि थोड़ी देर टहलकर वह अपना दिमाग शांत कर लेगी। राधिका के कदम खुद ब खुद लॉन की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में अब भी कड़वाहट थी, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। वह जानती थी कि यह एक मौका है जहां वह अपने गुस्से की आग को ठंडा कर सकती है। इसी दौरान उसकी नजर गेट की तरफ गई, जहां अमित एक गार्ड के साथ बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। राधिका ने गहरी नजर से उसे देखा, और फिर एक पल में उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। अब देखना अमित, उसने खुद से कहा, तुम्हारी जिंदगी तो मैं अब बर्बाद कर दूंगी। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वह तेज कदमों से अमित के करीब पहुंची। अमित और गार्ड ने जैसे ही राधिका को देखा, दोनों खड़े हो गए, लेकिन राधिका ने फौरन अमित के हाथ से सिगरेट छीन ली और अपनी कलाई पर लगाकर तुरंत जमीन पर फेंक दी। उसके बाद उसने एक जोरदार चीख मारी जो पूरे हवेली में गूंज उठी, और फिर जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज ने पूरे हवेली को हिला दिया। ठाकुर साहब, जो अभी स्टडी रूम में बैठे थे, फौरन बेटी की चीख सुनकर पोर्च की तरफ दौड़े। अमित और गार्ड दोनों हैरान परेशान थे कि अचानक क्या हुआ। जब ठाकुर साहब राधिका के पास पहुंचे, उसने फौरन अपना जला हुआ हाथ उन्हें दिखाया और पापा को देखते हुए चीखी, पापा, देखिए, इसने मेरे साथ क्या किया है। मैं तो इसे सिगरेट पीने से मना कर रही थी, और इसने मेरा हाथ ही जला दिया। अमित का दिल बैठ गया, और वह सिर हिलाकर अपनी सफाई देने की कोशिश करता रहा। उसके चेहरे पर बेगुनाही की झलक थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठाकुर साहब की आंखों में गुस्सा और चिंता की लहर दौड़ गई।
जब उन्होंने राधिका के जले हुए हाथ को देखा और उसकी आंखों में आंसू देखे तो उनका दिमाग अचानक घूम गया। उन्होंने फौरन अमित की तरफ मुंह मोड़ा और बिना किसी चेतावनी के उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुमने मेरी बेटी को तकलीफ देने की हिम्मत कैसे की? ठाकुर साहब की आवाज गुस्से से कांप रही थी। अमित कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो सिर झुकाए खड़ा था। गार्ड भी बेबसी की स्थिति में देख रहा था। तुरंत इस हवेली से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहां बर्दाश्त नहीं करूंगा। गार्ड, जो यह सब देख रहा था, चुप रहा, क्योंकि वह जानता था अगर उसने भी कुछ कहा तो राधिका उसकी नौकरी भी खत्म करवा देगी। इसलिए वह खामोश रहा और बस अमित को बाहर जाने का इशारा कर दिया। राधिका का दिल खुशी से भर गया था। उसने अमित को एक तिरस्कार भरी नजर से देखा और फिर अपने पापा के साथ लॉबी की तरफ चल पड़ी। वह जानती थी आज उसने अपने बदले को पूरा कर लिया, लेकिन अमित के लिए उसके दिल में कुछ और था, एक गहरी नफरत भरी भावना। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। इस घटना को पूरा 1 महीना बीत चुका था। राधिका ने इस 1 महीने में अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों का सामना किया। अपने पापा की बात मानते हुए उसका दिल भारी हो रहा था। उसकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी और आज वही दिन था जिसका उसे डर था। और आखिरकार वह दिन आ ही चुका था। वो दुल्हन के जोड़े में कमरे के कोने में सजी बैठी थी। उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। उसका दिल शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राधिका ने गहरी सांस ली और अपनी चीजें एक बैग में इकट्ठा करना शुरू कर दी। वो जानती थी कि वह गलत कर रही है। उसके पापा को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन वह अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती थी। उसने हमेशा आजाद जिंदगी जी थी। वह जानती थी अगर उसकी शादी इस चौधरी से हो गई तो वह सिर्फ एक पत्नी बनकर रह जाएगी जो अपने पति के आदेशों पर चलेगी। और वह ऐसा नहीं चाहती थी। वो एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो वह अपनी शर्तों पर जी सके। वो ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसे समझे, उससे प्यार करे और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने दे। उसने दिल में भगवान का नाम लिया और फौरन हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने पहले से ही गाड़ी मंगवा रखी थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन डर के बावजूद वह हवेली से बाहर निकल आई। उसने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को शहर की तरफ चलने का हुक्म दिया। गाड़ी अभी शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से जा रही थी कि अचानक उसके सामने 3 गाड़ियां आकर रुकीं। राधिका ने घबराकर गाड़ियों को देखा। उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। तभी पहली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। वह कोई और नहीं बल्कि अमित था, जो काले पैंट और कोट में था और उसके हाथ में एक पिस्टल भी थी। राधिका को उसकी शक्ल देखकर एक गहरा झटका लगा। वो उसके सामने खड़ा था और शांत अंदाज में बोला, बेबी डॉल, गेम ओवर। उसकी आवाज में एक स्पष्ट आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले ही इस स्थिति का पूरा जायजा ले चुका हो। राधिका के अंदर डर की लहर दौड़ी। अमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे बाहर खींच लिया। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक घसीटते हुए ले गया। राधिका ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह खुद को उससे छुड़ा ले, लेकिन यह संभव नहीं था। उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। वो उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आया था, जहां पर शादी का इंतजाम पहले से था। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। उसके लाख विरोध के बावजूद वह सारे अधिकारों के साथ अमित के नाम लिख दी गई थी। उसकी सिसकियां पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थीं। आज उसे अपनी मजबूरी पर बेहद अफसोस हो रहा था। वह कुछ नहीं कर पाई थी और उसकी जिंदगी उस इंसान के नाम हो गई जो उससे सख्त नफरत करता था। कुछ देर बाद अमित ने एक नौकरानी के जरिए उसे कमरे में भेज दिया और खुद किसी काम के सिलसिले में बाहर चला गया। उसकी वापसी रात के करीब 2 बजे हुई। उसका इरादा आराम करने का था, लेकिन फिर उसके दिमाग में अपनी नई नवेली दुल्हन का ख्याल आया। चेहरे पर एक बेहद गुस्से भरी मुस्कान सजा। वो कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही अमित कमरे के अंदर दाखिल हुआ, एक उड़ता हुआ गुलदान हवा में उठा और सीधा अमित की तरफ फेंका गया। अमित समय रहते एक तरफ हो गया, वरना उसका सिर फट जाता। इस हमले ने उसके दिल में कड़वाहट भर दी। अमित ने घूरती हुई नजरों से उस लड़की की ओर देखा, जो उस पल किसी योद्धा राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। राधिका के चेहरे पर गुस्से के गहरे भाव थे और उसकी आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक थी, जैसे वह अंदर ही अंदर टूट रही हो।
खबरदार मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। वह तड़प कर बोली। उसकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और दर्द का भाव था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी अमित। तुमने जो मेरे साथ किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अमित एक पल के लिए खामोश खड़ा रहा। वह जानता था कि उसने जो कुछ किया वो गलत था, लेकिन वो अमित ठाकुर था। उसकी दुनिया में माफी या पछतावे की कोई जगह नहीं थी। धीरे धीरे कदम उठाता वह राधिका के करीब आया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरी जान। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती और नरमी का मेल था, जैसे वो उसकी हर बात को बेकार समझ रहा हो। राधिका के शब्द जहर से भरे हुए थे। तुमने मेरे साथ जो किया वह सब माफ करने के लायक नहीं है। तुमने मेरी इज्जत को रौंदा, मेरे अस्तित्व को कुचल दिया। उसके लहजे की कड़वाहट उसके दिल की टूटन को साफ जाहिर कर रही थी। बकवास मत करो। जबान चलाने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुम्हें। अमित का लहजा तेज हो गया। उसने राधिका की कमर में हाथ डालकर उसे करीब खींच लिया। याद रखो, मैं तुम्हारा पति हूं और यह सच्चाई तुम्हें हर हाल में कबूल करनी होगी। ये कहते कहते अमित ने अपने होठों से उसकी गर्दन को छुआ था और राधिका का वजूद उसके स्पर्श से कांप गया। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की। तुम पति कहलाने के लायक नहीं हो। मुझे यहां नहीं रुकना, मैं यहां से भाग जाऊंगी। राधिका ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अमित ने एक पल के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वह उसके शब्दों के भार को महसूस कर रहा हो। फिर अचानक वो झुककर पलंग के नीचे से कुछ निकालने लगा और राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो अमित? मुझे छोड़ो, देखो प्लीज, मेरे साथ कुछ भी गलत मत करना। उसकी आवाज डर और गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अमित ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बेड के नीचे से जंजीरें निकाल लीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? लो, अब भाग कर दिखाओ। उसने राधिका के पैरों को जंजीरों से जकड़ दिया। राधिका ने हैरानी और बेबसी के आलम में अपने पैरों की तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हो कि यह सब सच में हो रहा है। उसके आंसू अब बेकाबू होकर बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, अमित, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए माफी चाहती हूं। प्लीज मुझे जाने दो। अमित ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, यही सजा है तुम्हारी। तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक रहना होगा। उसके लहजे में किसी तरह की नरमी का कोई संकेत नहीं था। अमित ने आखिरी बार उसे अपनी कड़क निगाहों से देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राधिका ने बेबसी से उसे जाते हुए देखा। उसकी चीखें और सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं। अमित के कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और राधिका एक हारी हुई कैदी की तरह जंजीरों में जकड़ी रह गई। रात धीरे धीरे अपनी सिहरन में और गहरी होती गई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन राधिका की सिसकियां उस सन्नाटे को चीरती रहीं। उसके आंसू गालों से बहते हुए फर्श पर गिरते रहे। ये रात उसके लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। दूसरी तरफ अमित अपने कमरे में बेफिक्र होकर गहरी नींद सो रहा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो। सुबह सूरज की किरणें खिड़की के पर्दों से झांकने लगीं और अमित की आंख खुली। उसने एक पल के लिए कमरे में इधर उधर देखा, फिर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदले, नहाया और आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को संभालने लगा। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद वह सीधा राधिका के कमरे की तरफ चल पड़ा। अमित कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर राधिका पर पड़ी, जो नींद में बेसुध थी। वह जमीन पर बैठी थी। उसका सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था। उसका चेहरा इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था, जैसे किसी नन्ही सी परी का। अमित एक पल के लिए ठिठक सा गया। उसकी नजरों ने राधिका के चेहरे के हर पहलू को टटोला। उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे, जिन्हें देखकर अमित के दिल में शर्मिंदगी का भाव आया। लेकिन अगले ही पल अमित ने अपनी नजरों में सख्ती लाई और धीरे धीरे कदम उठाते हुए उसके करीब आया। वो झुककर उसकी तरफ देखने लगा। अचानक उसने सख्त आवाज में कहा, उठो राधिका, ये सोने का वक्त नहीं है। मुझे नाश्ता चाहिए और वह तुम मुझे बनाकर दोगी। राधिका हड़बड़ाकर जागी। उसकी आंखों में हैरानी और डर था। रात भर रोने के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था और आंखें सूजी हुई थीं। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसके शब्दों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन अमित के चेहरे पर सख्ती और भी बढ़ गई।
बहानेबाजी मेरे साथ मत करो राधिका। अमित ने गुस्से से उसे घूरा और उसका बाजू पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, लड़खड़ाकर फिर से जमीन पर बैठ गई। उसके पैरों में जंजीरों की कैद की वजह से गहरी तकलीफ हो रही थी और वह अपना पैर पकड़कर कराहने लगी। अमित के कदम वहीं रुक गए। उसकी कराहट ने एक पल के लिए उसके दिल को नरम कर दिया। वह नीचे जमीन पर बैठ गया और गौर से राधिका के पैरों को देखने लगा, जो जंजीरों की रगड़ से लाल हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक पल के लिए नरमी के भाव आए, लेकिन उसने तुरंत अपनी संजीदगी पर लौटते हुए कहा, यह तकलीफ तुम्हें तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से मिली है। फिर भी उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक मरहम निकाला और उसके पैरों पर लगाने लगा। राधिका ने अब इस बात से उसकी ओर देखा जैसे वह यकीन नहीं कर पा रही हो कि अमित, जिसने रात भर उस पर कहर बरपाया, अब उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। ये सब क्यों कर रहे हो? राधिका ने धीमे से पूछा। उसके लहजे में अविश्वास और तकलीफ का भाव था। अमित ने जंजीरों को खोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूं, लेकिन तुम्हें तुरंत नीचे आना होगा। मैं कोशिश करूंगी, राधिका ने धीरे से कहा। कोशिश नहीं, मुझे नतीजे चाहिए राधिका। अमित ने उसे सख्त नजरों से देखा और फिर धीरे से उठकर कमरे से बाहर चला गया। राधिका वहीं बैठी रही। उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वह जानती थी अमित की शख्सियत में शक्ति थी, लेकिन आज के इस पल में उसने उस शक्ति के पीछे छिपी हुई हल्की सी नरमी को भी महसूस किया। अमित ने उसे गौर से देखा और अपनी कुर्सी को पीछे खींचकर सीधा बैठा। उसके होठों पर एक अजीब सी कठोरता थी। नाश्ते के बाद अपने पापा को फोन करोगी? अमित की आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। राधिका के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर अमित की तरफ देखा। अमित ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्हें बताओगी कि तुमने मेरे साथ भागकर शादी कर ली है, और यह भी कि तुमने मुझे पसंद किया है, इसलिए मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं कि मैं किसी और के लिए काम करूं। राधिका का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत निवाला छोड़ दिया और बेबसी से बोली, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। उसकी आवाज में डर और बेचारगी थी। अगर उन्होंने यह सब सुना तो वह मर जाएंगे। मैं जानती हूं कि मैंने गलत कदम उठाया था, लेकिन अभी इस तरह की बात नहीं कर सकती। आकाश चौधरी ने ना जाने मेरे पापा के साथ क्या किया होगा, और अगर मैंने ऐसा कहा तो तुम्हारे लिए भी खतरा हो सकता है। अमित ने उसकी बात काटते हुए अपनी कुर्सी से उठकर झुककर उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में लोहे जैसी कठोरता थी और आंखों से गुस्सा झलक रहा था। जो कहा है वही करो राधिका, शायद तुम कल रात की वह जंजीरें भूल गई हो। उसका लहजा ठंडा और निर्दय था। राधिका का शरीर चुपचाप सिहर उठा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। अमित ने उसका बाजू छोड़ दिया और एक पल के लिए उसे देखा। वह फिर से कुर्सी पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। दोपहर को जब वह अपने कमरे में थी तो दरवाजा खुलने की आवाज पर उसकी सांसें रुक सी गईं। अमित अंदर आया तो उसके हाथ में खाने का कुछ सामान था, लेकिन उसकी नजरें तुरंत अपनी पत्नी पर जा ठहरीं। राधिका का बिखरा हुआ हाल देखकर अमित के माथे पर लकीरें उभर आईं। वो चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा और सोफे के पास बैठ गया। राधिका ने उसकी मौजूदगी महसूस करते ही डर से खुद को एक तरफ खींचा, जैसे उसकी नजदीकी ने उसे और कमजोर बना दिया हो। अमित ने गंभीरता से उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता के साथ साथ थोड़ी सी नरमी भी थी। ये क्या हालत बना रखी है? उसने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती रही। अमित ने धीरे से उसका बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर बैठने पर मजबूर किया। उसकी पकड़ में इस बार कठोरता की जगह एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। क्यों रो रही हो? आखिर तुम्हारे अंदर इतना घमंड क्यों है? अमित ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैंने मारा तो नहीं तुम्हें, फिर ये आंसू क्यों? घमंड? राधिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या आपको लगता है कि मैं घमंड करती हूं? मैंने तो बस अपनी सोच के अनुसार उस वक्त काम किया था। अमित ने उसके आंसुओं की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, और यही सोच तुम्हें यहां तक ले आई। तुम्हें लगता था कि दुनिया तुम्हारे काबू में है, लेकिन दुनिया को काबू में लाने का यह तरीका नहीं होता राधिका।
राधिका ने उसकी बात पर कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में बेबसी और शर्मिंदगी के आंसू झलकने लगे। अमित ने एक पल के लिए उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, अब भी वक्त है, खुद को संभाल लो। मैं यहां तुम्हारी दुश्मनी के लिए नहीं हूं, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि दुनिया तुम्हारे मुताबिक नहीं चलती। ये कहकर अमित उठा, खाने का सामान मेज पर रखा और लंबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि राधिका अपनी जगह बैठकर उसकी बातों के मायने समझने की कोशिश करती रही। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। अमित उसके पास उसके कमरे में नहीं सोता था, बल्कि वह अलग कमरे में सोता था, और यही राधिका के लिए सुकून की बात थी। एक हफ्ते बाद अमित ने उसे देखते हुए अचानक कहा, मुझे पता चला है कि ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब है। चौधरियों ने बहुत हंगामा मचाया था। तुम्हारे पापा की बहुत बदनामी हो गई है, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वो जो चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई और तड़पते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे पापा। उसकी तड़प देखकर अमित की आंखों में एक पल के लिए शर्मिंदगी आई थी, लेकिन वह तुरंत ही सिर झटक कर बोला, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से अगवा नहीं किया था, बल्कि तुम खुद अपनी शादी छोड़कर भागी थीं। मैंने तो तुम्हें रास्ते से उठाया था। वो उसकी तरफ देखकर बोला, हम दोनों तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। वहां जाकर तुम सारी स्थिति उन्हें समझाओगी कि तुमने वह घर क्यों छोड़ा, आखिर क्या वजह थी। उनसे माफी मांगो। मैं भी उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि उनकी तबीयत में कुछ सुधार आए। राधिका सिर को हाथों में थाम कर बोली, मैं नहीं जा सकती। चौधरियों ने अगर मुझे वहां देखा तो वो लोग मुझे गोली मार देंगे। मैं उनके घर की इज्जत बन रही थी। वो लोग औरतों के मामले में बहुत सख्त हैं। अमित के माथे पर यह बात सुनकर बल पड़ गए। वह कठोर स्वर में बोला, मेरी पत्नी हो, अमित ठाकुर की पत्नी। किसी ने अगर आंख उठाकर भी तुम्हारी तरफ देखा तो मैं उनकी आंखें नोच लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बस तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही गांव के लिए निकलेंगे। इस बार राधिका को अमित की पत्नी होने पर अचानक से गर्व महसूस हुआ। वो चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो लोग गांव के लिए निकल चुके थे। गांव की तंग और मिट्टी से भरी हुई गलियों से गुजरते हुए राधिका का दिल किसी पक्षी की तरह जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। वह अपने हवेली के पास आते ही गहरी घबराहट का शिकार हो गई थी। अमित की मौजूदगी ने उसे कुछ राहत दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर से कांप भी रही थी। अमित की मजबूत पकड़ ने उसे यकीन दिलाया कि वह अकेली नहीं है। गांव के लोगों की नजरों में सवाल और हैरानी थी, लेकिन अमित की आंखों में ऐसी कठोरता थी कि कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। जब वह हवेली में प्रवेश करने लगे तो कर्मचारियों ने उन्हें हैरानी से देखा। राधिका ने तुरंत अपना सिर झुका लिया और चादर के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया। अमित ने कठोर स्वर में सभी को नजरअंदाज करने का इशारा किया और सीधे ठाकुर साहब के कमरे की ओर बढ़े। राधिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो एक एक कदम जैसे भारी भारी मन से उठा रही थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अमित ने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कमजोर सी आवाज आई, कौन है? अमित ने दरवाजा खोला और राधिका को अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को अंदर आते देखा, उनकी आंखों में जीवन की एक चमक सी आई थी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हालत ने उन्हें रोक दिया। राधिका! उनकी आवाज में अपार प्यार और बेबसी थी। राधिका को देखते ही उनकी आंखों से आंसू आए। वह अपनी बांह फैलाते हुए अपनी बेटी की तरफ बढ़ने लगे। राधिका तुरंत उनके पास आई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माफ कर दीजिए पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राधिका की आवाज भावनाओं से कांप रही थी। ठाकुर साहब ने अपने कांपते हुए हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? और तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। पापा, मैंने आपकी इज्जत को धब्बा लगा दिया। मैंने वह फैसला किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन पापा मैं मजबूर थी। ठाकुर साहब ने उसे प्यार से करीब करते हुए कहा, बेटा, इंसान गलती का पुतला है। मैं तुमसे नाराज हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठाकुर साहब की झुर्रियों से भरी आंखों में गहरी थकान थी, लेकिन अब उन्होंने दरवाजे के पास खड़े अमित को देखा तो उनकी आंखों में खास चमक आई थी। उनके दिल में न जाने क्या ख्याल थे, लेकिन उन्होंने इशारे से अमित को पास आने को कहा। अमित, जो किसी अजीब सी स्थिति में था,
कुछ पल के लिए उलझन में पड़ा, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक कर आगे बढ़ा। वह जानता था कि ठाकुर साहब की हालत उसके फैसलों के कारण और भी खराब हुई थी, और वह यहाँ केवल राधिका को उसके पापा से मिलाने लाया था। लेकिन जब उसने ठाकुर साहब की कमजोर आवाज सुनी और उनकी आंखों में प्यार की झलक देखी, तो उसे गहरी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। जैसे ही वह पास पहुंचा, ठाकुर साहब ने कांपते हुए हाथों से अमित का हाथ पकड़ लिया। बैठो बेटा। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन स्वर में एक अजीब सा शांति थी। अमित हैरान होकर उनके पास बैठ गया। राधिका ने भी अनायास अपने पापा की ओर देखा। वह सोच रही थी कि इस मुलाकात में ठाकुर साहब अमित को डांटेंगे, उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन जो कुछ हुआ वह उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। ठाकुर साहब ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं अमित। ये शब्द अमित के लिए हैरान करने वाले थे। वह अचानक से चौंक कर ठाकुर साहब की तरफ देखने लगा। राधिका ने भी हैरान होकर अपने पापा की ओर देखा। यह वो शब्द नहीं थे जो वो सोच कर आई थी, जिसकी वह उम्मीद कर रही थी। ठाकुर साहब ने एक हल्की मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा। अगर तुम समय पर मेरी बेटी को अपने साथ ना ले जाते, तो वह चौधरी उसे शहर के किसी भी कोने से ढूंढ निकालते और गोलियों से छलनी कर देते। उनके परिवार की परंपराएं बहुत सख्त हैं, और उनके लिए इज्जत का मतलब केवल खून बहाना है। उन्होंने अमित के हाथ पर अपना कमजोर सा हाथ रखा और कहा, तुमने मेरी बेटी को न केवल उनके गुस्से से बचाया, बल्कि उसके लिए एक सुरक्षित रास्ता भी निकाला। मगर अमित, मेरी एक छोटी सी विनती है। उन्होंने आशा भरी निगाहों से अमित की ओर देखा। अमित ने एक पल के लिए सोचते हुए कहा, जी बोलिए, आपके आदेश को पूरा करूंगा। ठाकुर साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटी बहुत नाजुक दिल की है। वह तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है, मगर यह जिंदगी उसके लिए आसान नहीं होगी। मैं तुमसे वादा चाहता हूं अमित, कि तुम उसे इज्जत और शांति दोगे जिसकी वह हकदार है। मैं जानता हूं तुम्हारा मिजाज सख्त है, मगर पत्नी के लिए पति का प्यार और इज्जत ही सब कुछ होता है। अमित की आंखों में नरमी के संकेत नजर आने लगे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र न करें। मैं वादा करता हूं कि राधिका को उसकी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वह मेरी इज्जत है, और मैं उसे हमेशा अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार करूंगा। ठाकुर साहब के चेहरे पर एक शांति की लहर दौड़ गई। उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया और उसका हाथ अमित के हाथ में दे दिया। मेरी बेटी अब तुम्हारी अमानत है, और उसे कभी अपने से दूर मत करना। राधिका, जो अब तक चुप थी, उसने एक पल के लिए अपने पापा को देखा, फिर अमित की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता और शांति के मिले जुले भाव थे। उसने धीरे से सिर झुकाकर अपने फैसले को स्वीकार किया। अमित कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजा जोर से बंद करके राधिका की तरफ बढ़ा। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें थीं, और उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। राधिका आईने के सामने खड़ी अपने बाल सलीके से संवार रही थी। उसका हल्का गुलाबी ड्रेस कमरे की मध्यम रोशनी में और भी आकर्षक लग रहा था। अमित की कठोर नजरें उस पर जम चुकी थीं, लेकिन राधिका अपने काम में व्यस्त थी, जैसे वो उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रही हो। तुम्हारे पापा ने कह दिया कि मैं तुम्हें इज्जत, मोहब्बत और दर्जा दूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें अपने सिर पर बिठा लूंगा, अमित ने कड़े स्वर में कहा। उसके शब्द कमरे में गूंजने लगे। तुम समझती हो कि... वह अपनी बात पूरी करता, इससे पहले ही राधिका ने आईने के सामने से हटकर पलटते हुए उसकी तरफ देखा। अमित की जुबान जैसे एकदम रुक सी गई, और उसकी नजरें राधिका की खूबसूरती में कहीं भटक गईं। गुलाबी मैक्सी में उसका दूधिया रंग मोतियों की तरह दमक रहा था। बड़े गले की मैक्सी से उसकी खूबसूरती अमित को बहका रही थी। अमित, जो खुद को मजबूत और अडिग समझता था, उस वक्त अपनी जगह पर जैसे मूर्ति बनकर खड़ा था। उसके शब्द गले में अटक गए थे। वह बिना पलक झपकाए राधिका को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह अमित के बिल्कुल पास आकर रुक गई और उसके चेहरे की तरफ देखकर अपनी बाहें उठाईं। अमित को संभलने का मौका दिए बिना उसने अपनी एड़ी को ऊंचा किया और प्यार से उसके माथे पर एक मोहब्बत भरा किस दिया। अमित की आंखें हैरान होकर फैली थीं और उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। अमित ठाकुर, राधिका ने अपनी बाहों का हार उसके गले में डालते हुए नर्म आवाज में कहा। मोहब्बत और इज्जत देने के लिए किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती।
ये दिल से निकलने वाली चीज है, और अगर मैंने तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह बना ली है तो ये मेरा हक है, किसी का आदेश नहीं। अमित ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह राधिका के पास होने की खुशबू और उसकी नरम आवाज में जैसे खो गया था। उसकी पकड़ सख्त होने की बजाय नरम पड़ गई थी। राधिका, वो धीमी आवाज में बोला, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए थे। राधिका ने नरमी से उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अमित, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मिजाज सख्त है और तुम्हारी जिंदगी में मोहब्बत को जगह देना शायद मुश्किल है, मगर मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर अच्छाई, हर कमी के साथ स्वीकार किया है। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में वो जगह दो जिसकी मैं हकदार हूं। मैं जानती हूं कि बहुत सी जगहों पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, मगर माफी भी किसी चीज का नाम है। मुझे यकीन है कि मेरा पति मुझे जरूर माफ करेगा। अमित ने पहली बार अपनी नजरों में नरमी महसूस की। उसने राधिका के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और एक गहरी सांस ली। राधिका, मैं नहीं जानता तुम मेरी जिंदगी में क्या मुकाम रखती हो, लेकिन आज पहली बार किसी लड़की ने मेरे दिल में ऐसी खासियत पैदा कर दी है जो मेरे लिए नई है। मगर फिर भी मुझे हर हाल में अपना तरीका बदलना होगा। अगर तुम मुझे पति स्वीकार करती हो तो। वो चेतावनी देने वाले अंदाज में बोला था। राधिका अमित के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी जो पहले कभी अमित ने महसूस नहीं की थी। उसकी आंखों में पछतावे की परछाइयां और जुबान पर नरमी थी। अमित, जो हमेशा राधिका को जिद्दी, स्वार्थी और घमंडी समझता आया था, आज पहली बार उसे किसी और रूप में देख रहा था। उसने धीरे से उस नाजुक सी और जिद्दी सी लड़की को अपनी बाहों में समेट लिया था, जो अब अपने गुस्से और अना को छोड़कर अपना आप अमित को सौंप चुकी थी। लेकिन अगले ही पल राधिका उसकी बाहों से निकली थी। लेकिन अमित, एक बात तो बताओ, आखिर तुम्हारी हकीकत क्या है? क्योंकि तुम मुझे कहीं से भी नौकर नहीं लगते। तुम्हारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बात है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उसकी बात पर अमित के होठों पर एक गहरी मुस्कान आई थी। क्योंकि मैं डीएसपी अमित मेहरा हूं, नौकर नहीं। उसकी छोटी सी नाक को पकड़ते हुए अमित ने उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? फिर तुम नौकर बनकर क्यों? क्योंकि हमें हमारे जासूसों से पता चला था कि तुम्हारे पापा गैर कानूनी काम करते हैं, इसलिए मैं नौकर बनकर तुम्हारे हवेली में आया था। लेकिन हवेली में रहते हुए मुझे पता चला कि वह सिर्फ एक गलत खबर थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस हकीकत ने राधिका को हैरान कर दिया था और अंदर से खुश भी थी कि वो डीएसपी अमित मेहरा की बीवी है। उसने बहुत ही सुकून से अपना सर अमित के सीने से टिका दिया था और अमित ने भी उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को चूमकर अपने प्यार का एहसास कराया था। दोनों ने जिंदगी की नई शुरुआत की थी, जिसमें सिर्फ प्यार और विश्वास की चमक थी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।